कि 75 को सीट में चुनाव लड़के आप भाजपा को बंटाधार कर दिया, सुदेश महतो को अस्तित्व में खत्म कर दिया। ये सरकार टिकाऊ सरकार कैसे होगा? ये तो मैया योजना की सरकार है और ये तो हम बता दिया कि दिवालिया हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। बीजेपी भी स्थानीय नीति नहीं बना पाया और 2005 साल के अंदर में हेमंत सरकार भी नहीं बनाया। राज्यपाल ने 1932 का खतियान को लौटा दिया है। जेल गया अलग है मामला, वो तो बेल हुआ है, केस तो खत्म नहीं हुआ, तारीख पर तारीख होगा और भी कई केस होगा। वो तो जानेगा कि एक डीसी का ट्रांसफर पोस्टिंग में 25 करोड़ लिया जाएगा, एसपी का 25 करोड़ लिया जाएगा, एसडीओ का, बीडीओ का, थाना का फिक्स कर देगा। वो तमाम पैसा जो ट्रैफिक सिस्टम सब सिस्टम गड़बड़ है, इसके अलावा कुछ नहीं। खजाना लुटवा दिया, भरपाई तो करना होगा। हम लोग सब झारखंड पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार रहे। इस बार के चुनाव में हार हुई है, इसी का समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, उसी का कुछ हम लोग संदेश भी देना चाहेंगे। जामताड़ा से हमारे अहमद हुसैन जी जेपीपी कैंडिडेट थे और लोहारदगा से अनिल टाना भगत जी कैंडिडेट थे जेपीपी, और महेशपुर से जो है इलियान हंसदा जी। मैं खुद स्वयं घाटशिला से झारखंड पीपुल्स पार्टी से करीब 10 उम्मीदवार खड़े थे और सबकी हार हुई है। हार के बावजूद भी हम जनहित राजहित में मुद्दे को उठा रहे हैं और उसी संदर्भ में समीक्षा करके आज हम लोग कुछ संदेश देना चाहते हैं। झारखंड सरकार को कुछ आईना दिखाना है। पिछले 5 साल में उन्होंने मुद्दे आधारित जनादेश तो नहीं मिला है, इस बार भी वादे किए हैं, वो वादा को पूरा करें। क्या क्या वादा किया है, पिछले साल पूरा नहीं किया, इस साल भी किया है, उसी को हम लोग उजागर करने के संदर्भ में प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जो आदमी को बिहार का पार्टी है वो तो झारखंड का पार्टी नहीं है, लेकिन अगर माटी के पार्टी को 1 सीट मिलेगा, जयराम को मिलेगा और बाहरी को मिलेगा, बिहार का और बाहरी को मिलेगा, उनको 4 मिला। मतलब जिसको आप भगाने का बात कर रहे थे, अनगरल बोल रहे थे, भीतरी बाहरी की बात कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे, उनको ज्यादा मौका मिला, 4 मिला, और जो बोल रहे थे उनको 1 मिला। दूसरी बात है कि 75 को सीट में चुनाव लड़के आप भाजपा को बंटाधार कर दिया, सुदेश महतो को अस्तित्व में खत्म कर दिया। तो ये इस तरह से ना खाएंगे ना खाने देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, हम तुमको भी ले डूबेंगे। ये फॉर्मूला हमको लगता है कैंची छाप पर लागू होता है। मतलब कैंची छाप ने बीजेपी को डुबाया, अभी मान रहा है एनडीए को। बिल्कुल, बीजेपी का हार के कारण का मतलब ये जो इस बार जो है ना, हमको लगता है जयराम महतो के ये में एक कम्युनिटी बेसिस का लोग ध्रुवीकरण हुआ। कम्युनिटी बेसिस का मतलब कुर्मी समाज को देखा गया। इस बार 75 सीट में जो उम्मीदवार खड़ा किया, सारे कुर्मी महतो, जेएमएम को भी नहीं दिया। अच्छा। और बीजेपी तो सवाल नहीं है, हम लोग जो खड़े थे हम लोग को भी नहीं मिला। मतलब हम लोग एक एक सीट पे देखा, एक गांव का कुर्मी वोट कहाँ गया तो कैंची छाप में चला गया, नहीं जीतेगा फिर भी दिया। मतलब जयराम महतो के नेतृत्व में कुर्मी समाज को पोलराइज किया, ध्रुवीकरण किया और आने वाला दिन में खतरा है। यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म जो है, झारखंड आंदोलन जो है, आदिवासी मूलवासी मिला के हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का फायदा माझी महतो लेके विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन संथाल, विनोद बिहारी महतो दोनों मिला के हुआ था। लेकिन ये जो कैंची छाप का नेता जो जयराम महतो जो उभर कर सामने आया, विशेष जाति समुदाय को गोलबंद करने का काम किया, इसे आने वाला दिन में आदिवासी और मूलवासी में तफरका हो गया है, उसको पटाना बहुत मुश्किल है। 2 चीज है, यहाँ ओवैसी सक्सेस नहीं हुआ। मुस्लिम झारखंड में 15% मुस्लिम आबादी है, लेकिन आज बीजेपी और कांग्रेस से जीता ओवैसी एक भी सीट नहीं है। ओवैसी जो है ना मुस्लिम कट्टरपंथी है और बिल्कुल मुस्लिम के ही बात करता है, लेकिन ओवैसी का एक भी खाता नहीं खोला और कांग्रेस ने खाता खोला, जेएमएम में मुस्लिम कैंडिडेट को जिताया। उसी तरह का केवल मुस्लिम कैंडिडेट, मुस्लिम पार्टी, मुस्लिम कैंडिडेट जीत नहीं सकता। केवल कुर्मी पार्टी, कुर्मी लीडर, कुर्मी वोट, महतो वोट वो जीत नहीं सकता है। आने वाला दिन में ये चिंता का मंथन करने की जरूरत है। आज के टाइम मतलब आने वाला समय जयराम के लिए भारी पड़ सकता है।
नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसको जब तक जो है ना आदिवासी के साथ साथ आपका मूलवासी और मुस्लिम को समीकरण नहीं बनाइएगा, बीजेपी हार गया, वो तो हार मान लिया, दुनिया भी देख लिया, हम लोग भी देख लिया। लेकिन आने वाला दिन में जो कैंची छाप जैसे पार्टी जो जाति समीकरण की बात करते हैं, जैसे मुस्लिम कट्टरपंथी में ओवैसी का यहाँ पे नहीं चला, तो आने वाला दिन में वो जाति विशेष में न संथाल पार्टी, न संथाल लीडर नहीं चलतो, न कुर्मी लीडर, कुर्मी पार्टी, कुर्मी वोटार नहीं चलतो क्या ना आदिवासी मूलवासी और यहाँ का मुस्लिम समुदाय। ये जब तक वो पुराना झारखंड आंदोलन में जो आदिवासी मूलवासी सदान जो उसके एक साथ नहीं होंगे, तब तक आने वाला दिन में माने क्या बोलेंगे, माने जो टिकाऊ सरकार आने वाला दिन में ये सरकार टिकाऊ सरकार कैसे होगा? ये तो मैया योजना की सरकार है, और ये तो हम बता दिया कि दिवालिया हो जाएगा, खजाना खाली हो जाएगा। एक व्यक्ति को 2,500 रुपये एक महीना में 60 लाख लोग उसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक साल में उतना रुपया और 5 साल देगा, खजाना खाली, रोड रास्ता बनेगा कि नहीं, स्कूल कॉलेज बनेगा कि नहीं, पेमेंट देगा कि नहीं, ये भारी पड़ गया। श्रीलंका दिवालिया हो गया, पूरे देश को चीन के हवाले कर दिया, और अभी भी कर्ज में डूबा हुआ झारखंड। इसीलिए आने वाला दिन में इसका भी बहुत बड़ी चुनौती होंगे। हम आने वाला दिन में मुद्दा पे भी कुछ बात करना चाहिए। अमित महतो चुनाव इस बार जीत गए हैं। हाँ, 1932 को लेकर एक दौर भी उन्होंने किया था, कतियानी दौर जिसको कहते हैं, सलाह लेंगे। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ती है तो हम उन्हें गुरु मानते हैं, हम उनका सलाह जरूर लेंगे, परामर्श जरूर लेंगे। ये छोटी सी किताब है, ये छोटी सी स्थानीय नीति है। मैंने इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में स्थानीय नीति में फैसला दिया है। चंडीगढ़ का एक हाई कोर्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम, मैंने उसका रिफरेंस दिया है। उसके बाद 2000 आसपास में पटना हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन पे कुछ हवाला दिया, उसको भी मैंने जोड़ा हूँ। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश में जो स्थानीय नीति बना है आर्टिकल 370D का, और पूरे भारत देश के अलग अलग राज्यों का स्थानीय नीति इसमें किया है। और मैंने माननीय हाईकोर्ट का 2002 में उन्होंने कहा है कि जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम उल्लेखित है उसी को जिला आधार में स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। हाईकोर्ट ने माना, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसको जोड़ो, भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, स्थानीयता जोड़ो। अर्जुन मुंडा ने क्या किया? बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा सत्ता में हासिल हुए, उन्होंने रिव्यू नहीं किया और रघुवर दास नहीं करके 1985 कर दिया। यानी बीजेपी भी स्थानीय नीति नहीं बना पाया, और 2005 साल के अंदर में हेमंत सरकार भी नहीं बनाया। राज्यपाल ने 1932 का खतियान को लौटा दिया है। सबसे बड़ा पेच है 9 शेड्यूल। इस किताब में लिख दिया है, वो कागज है उसमें, कि ये 32 का खतियान तब तक स्थानीय नीति लागू नहीं माना जाएगा जब तक ये 9 शेड्यूल में सूचीबद्ध नहीं होगा। ये अगर विधानसभा में पारित होता है, राज्यपाल केंद्र को भेजते हैं, राष्ट्रपति के अनुमोदन से लोकसभा राज्यसभा पारित होगा, और तब 9 शेड्यूल जाएगा। और 9 शेड्यूल स्थानीय नीति नहीं जाएगा। 9 शेड्यूल का परिभाषा ये है कि लैंड रिफॉर्म एक्ट, सुध सिंह बेसरा संविधान का पाठ पढ़ता है, एक्ट फैक्ट सब हम स्टडी करते हैं। मैंने स्टडी किया कि 9 सूची में, संविधान के 9वें सूची में लैंड रिफॉर्म एक्ट देश के अलग अलग राज्यों के है, CNT एक्ट, SPT एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट है, दोनों 9 शेड्यूल में है। स्थानीय नीति के मामले में आरक्षण नीति, ये तो स्थानीय नीति है, आरक्षण नीति 9 शेड्यूल तमिलनाडु में 1994 में हुआ था, और क्योंकि वहां का ST SC OBC 80% से ज्यादा हो रहा था, इसीलिए एक्सेप्शनल उन्होंने उपवाद स्वरूप 69% आरक्षण को एक्सेप्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स किया है कि उपवाद स्वरूप तमिलनाडु का मामला को 9 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन बाकी लोगों को इसमें विचार नहीं होगा। तो ये तमिलनाडु का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को पढ़ के विगत हेमंत सोरेन उसको करना था, लेकिन ये मामला ऐसा हो जाएगा। स्थानीय नीति के मामले में आज के संदर्भ में हम कह सकते हैं, ना 9 मन घी जलेगी, ना राधा नाचेगी, ना 1932 का खतियान का आधार बनेगा, और ना ये 9 शेड्यूल में होगा। मामला को अधर में लटका दिया है, मुद्दे पे नहीं आया, मुद्रा पे सत्ता में आया है।
और मैया योजना से आया है। फिर से नौकरी की जो बात हो रही है, तो ऐसे में फिर झारखंडियों की पहचान कैसे हो सकती है? किसे नौकरी दें? अभी ये देख लीजिए ना, 5 साल तो टरका दिया। 2019 में जनादेश मिला हेमंत सोरेन को, जेल गया अलग है मामला, वो तो बेल हुआ है, केस तो खत्म नहीं हुआ, तारीख पर तारीख होगा और भी कई केस होगा, वो तो जानेगा, है ना, जुडिशियल मामला है। लेकिन अब जेल जाने का बहाना नहीं चलेगा। और 1 लाख कितना 36,000 करोड़ केंद्र सरकार से बकाया, वो बहाना नहीं चलेगा। आपको तो वादा किया है 2,500 मैया योजना देना पड़ेगा। आपने इस बार वादा किया 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और आपने वादा किया फिर 1932 को फिर लागू कर देंगे। अभी आपको बहाना इसलिए नहीं चलेगा, आपको तो इमीडिएट आप स्थानीय नीति बनाए कैसे नौकरी दे दिया। 2019 से लेकर 2024 तक बिना स्थानीय नीति आप बना दिया। इधर आप बोल दिया कि निजी कंपनियों को 75% नौकरी देना होगा अनिवार्य, सबको चिट्ठी चली गई। निजी कंपनी ने सरकार को पूछा है कि स्थानीय नीति हुजूर गाइडलाइन दीजिए, तो आप स्थानीय नीति गाइडलाइन दिया ही नहीं और निजी कंपनी को बंबू कर दिया चिट्ठी देके कि 75% नौकरी को दीजिए। स्थानीय नीति बनाए नहीं और निजी कंपनी को बोल रहा है कि कौन स्थानीय नीति है। इसलिए बहुत बड़ा सवाल पे काटघेरा में खड़ा है। चुनाव तो जीत गया, ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। 2019 में गवर्नर को जो सरकार बनाने का सूची दिया था 50 विधायकों का, इस बार 6 इजाफा हुआ है। जेएमएम को ज्यादा इजाफा नहीं हुआ, 30 को एमएलए जीता था 2019 में, इस बार 4 ज्यादा हुआ है। सबसे ज्यादा घाटा बीजेपी गठबंधन को हुआ, 25 से 21 हुआ और बंटाधार हो गया। सुदेश महतो का तो कटिया ही खड़ा हो गया। हम लोग भी करारी हार हुई, लेकिन हार हुई है, हार नहीं मानेंगे, मुद्दे आधारित आवाज बुलंद करते रहे। दादा यहाँ पे ना स्थानीय चलेगा ना कोई नीति चलेगा, यहाँ पे सिर्फ पैसा ही चलेगा। चुनाव में पैसा चला, लेकिन आप तो विकास चलेगा, विकास चलेगा नहीं तो विकास होगा तो पैसा जरूरत पड़ेगा, खजाना खाली है। अभी प्रत्येक व्यक्ति जो है ना 25,000 रुपया ऋणी में है। अब प्रत्येक व्यक्ति आपका ऋणी है। आपने कभी सोचा कि 20 लाख लोग पलायन कर गए, उसका रिप्लेसमेंट कैसे होगा? 20 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए आपने 75% निजी कंपनी को दे दिया। आप फ्री कर रहे हो। हम लोग डिमांड करेंगे झारखंड पीपुल्स पार्टी की ओर से, हम लोग चारों प्रत्याशी हैं, हम लोग 4 प्रत्याशी संयुक्त रूप से संबोधन करें। झारखंड पीपुल्स पार्टी मांग करते हैं कि अगर आप फ्री करते हैं, जीएसटी को फ्री कर दो। अगर जीएसटी को फ्री करते हैं तो बिजनेस व्यवसायी लोगों को उसे प्रोत्साहन मिलेगा, और उससे क्या होगा, बेरोजगारी को रोजगार देगा, पलायन रुकेगा, उसमें रोजगार होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। अब बिजली फ्री कर देते हो, पानी भी फ्री कर देते हो, किसान का लोन माफ कर दे रहे हो, किसान का लोन माफ करते हो, 3 बार फसल का योजना बताओ। 20 लाख लोग पलायन कर गया, उसको रोकथाम का उपाय बताओ। अब बताओ, अभी माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि ग्राम सभा पेशा कानून 2 महीना के अंदर में लागू करो। यानी 5 साल जो चला तो सरकार नहीं चला, हाईकोर्ट चलाया। हाईकोर्ट ने बोला जेपीएससी का एग्जाम ऐसा करो, फलना को ऐसा करो, एग्जाम कराओ, ये रद्द करो। हाईकोर्ट डंडा किया और पेशा कानून लागू करना था। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 15 ट्राइबल एमएलए जो चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, कल्याण मंत्री वाइस चेयरमैन होते हैं, वो 5th शेड्यूल एरिया में नया कानून है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी को भी 5 साल के अंदर में कोई कार्यरूप नहीं दे पाया, और पेशा कानून को भी नहीं चालू, ट्राइबल लैंग्वेज को नहीं किया। और संताली लैंग्वेज 22 दिसंबर 2003, मतलब अभी 22 साल हो गया है, अभी 22 साल बीत गया, संताल मुख्यमंत्री हो गए। हमको नहीं लगता कोई आदमी शपथ लिया मंत्री लोग संताली में नहीं लिया होगा। इससे दुर्भाग्य क्या है? आपको मालूम है डॉक्टर रामदयाल मुंडा राज्यसभा का मेंबर था, संताली में गया है, संताली में शपथ ग्रहण किया था डॉक्टर रामदयाल मुंडा। एक सवाल है कि कुछ लोगों का कहना है कि ट्रैफिक से वसूला जा रहा है मैया योजना का पैसा। कुछ लोगों का कहना है कि पब्लिक बोल रहा है, इसका चालान कट रहा है कैमरे से, किसी का 48,000 आ गया। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि एक डीसी का ट्रांसफर पोस्टिंग में 25 करोड़ लिया जाएगा, एसपी का 25 करोड़ लिया जाएगा, एसडीओ का, बीडीओ का, थाना का फिक्स कर देगा,
वो तमाम पैसा जो ट्रैफिक सिस्टम सब सिस्टम गड़बड़ है, इसके अलावा कुछ ना नहीं। खजाना लुटवा दिया, भरपाई तो करना होगा। इसलिए ये ज्यादा दिन नहीं, बहुमत जो दिखा रहे हैं ये जनहित राजहित में, ये जनादेश नहीं है, ये धनादेश है। ये जनबल से नहीं है, ये धनबल से है, लोभ से हुआ, लालच से हुआ, प्रलोभन से जनादेश टिकाऊ नहीं हो सकता है। ये सरकार भी बिकाऊ साबित होगा। दादा एक सवाल है कि कल से सदन चालू होने वाला है, तो क्या लगता है सदन में ऐसा मामला बनेगा? अभी तो पहला शपथ ग्रहण 9 तारीख होगा। मेरे जानकर, मैं भी कुछ दिन के लिए एमएलए था, मुझे कुट कुट के विधायी का मालूम है। कल तो केवल शपथ ग्रहण में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। उसके बाद प्रोटेम जो स्पीकर बने हैं, प्रोटेम बना है, वो 10 तारीख को फिर स्पीकर का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद से जो है ना अनुपूरक बजट जो है ना राज्यपाल जो भाषण देता है उसको बाद धन्यवाद ये में उसको बहस होगा, उसके बाद खत्म होगा। ये सत्र 9 से 12 तारीख तक शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव और अनुपूरक बजट पास करके पास हो जाएगा। इसमें खास कोई कामयाब खाई बहस होने वाला नहीं है, मुझे मालूम है विधायी का प्रक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे कि बहुत जगह गूंज रहा, आप देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है और उसी को लेकर के एक जुलूस निकला था महाराष्ट्र में, उसमें भी पत्थरबाजी हुई जुलूस पे। क्या कहेंगे इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, आपको क्या लगता है? हमको लगता है बांग्लादेश बहुत पड़ोसी राज्य है। 1971 में मुझे याद है इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय जो है ना पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने में जो रोल थी इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार में, पीस कीपिंग फोर्स भेजा था और लड़ाई जीती और पाकिस्तान से बांग्लादेश 1971 में आया। और इस बार भी जो है ना शेख हसीना जो वहाँ के जनता उग्र हो गए थे और उसको पलायन करना पड़ा, भारत में शरण लिया। हमको लगता है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय मामला है और एक तो कभी कभी बीजेपी ने घुसपैठ का मामला बांग्लादेश को ही टारगेट किया था और अभी बांग्लादेश में हिंदू मुस्लिम का मामला है। पूरे ग्लोबल इशू है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। हमको लगता है जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमको चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सरना आदिवासी मूलवासी पूरे ग्लोबल में भाईचारा का माहौल होना चाहिए। हिंदू मुसलमान धर्म को लेके लड़ाई अनुचित है और पाकिस्तान जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो भारत के हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है, वहाँ हम लोग का आदिवासी भी बांग्लादेश में है, इसको शांति कायम होना चाहिए और ये मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इस किसी भी तरह इसको